हेलो वेलकम, मेरा नाम है आकिब खान। आप सभी का स्वागत है वीरल बयानी में। इस वक्त हमारे साथ हैं सुधांशु पांडे जी, थैंक यू। यानी कि वनराज, जिन्होंने सबके दिलों पर राज किया है। सर, सबसे पहले तो कैसे हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी आकिब ऑन दिस शो। थैंक यू। शुरुआत तो हम वनराज से ही करेंगे सर। अब आपको नहीं लगता कि काफ़ी टाइम हो गया है एक चीज़ को लेकर, लाइक एकदम पॉइंट पे मैं पूछूंगा कि बोर नहीं हो गया आप इस चीज़ को लेकर, कैरेक्टर को लेकर? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर वनराज शाह नहीं होता, कोई भी और कैरेक्टर होता जो एकदम ऑथर बैक्ड होता और बहुत ही वेल डिफाइंड होता ना, तो शायद मैं आज नहीं, शायद एक साल पहले ही बोर हो गया होता। बिकॉज किसी भी कैरेक्टर को प्ले करना लगातार 2.5 साल तक सैचुरेशन आना ही आना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ और मुझ पर बहुत बड़ी कृपा रही है कि मुझे कैरेक्टर मिला भी तो वनराज शाह जैसा, जो ना तो ऑथर बैक्ड है और ना ही डिफाइंड है। कोई डेफिनेशन नहीं है वनराज शाह की, इसलिए वो हमेशा मिस्ट्री रहा है। और उस मिस्ट्री की वजह से वो इतना अनप्रिडिक्टेबल रहता है कि कब वो क्या बोल जाए, कब क्या कर जाए, कुछ पता नहीं रहता। इसलिए हमेशा जब भी कुछ ऐसा होने वाला होता है तो ऑडियंस बहुत एजी हो जाती है कि यार ये कुछ करने वाला है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इवन एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वनराज के साथ मैंने बहुत कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। 47-48 फिल्में कर चुका हूँ मैं। हिंदी की, तमिल की, हॉलीवुड की, हर जगह मैंने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, एज हीरो भी और एज नेगेटिव भी, विलन भी। बट वनराज शाह एक ऐसा कैरेक्टर है जो ग्रे कैरेक्टर है। और मुझे जब राजन शाही ने शो ऑफर किया था तब बोला था कि भाई ये पहला शो का पहला ऐसा हीरो होगा जो ग्रे शेड वाला होगा। तो मुझे तभी लगा था कि यार ये बिल्कुल सही जोन है मेरे लिए। और वही चीज़ आज तक मेरे काम आ रही है, क्योंकि मैं एज एन एक्टर इसको इतना एक्सप्लोर करता हूँ। विद एवरी सीन, विद एवरी न्यू प्लॉट, मुझे कुछ नया सोचने को, एक नया एरिया एक्सप्लोर करने को मिलता है। और इसीलिए शायद ये इंटरेस्ट हमेशा से बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। सर, मैंने वो सवाल इसी के लिए पूछा था क्योंकि हमने आपको देखा है काफ़ी आप एक्सप्लोर कर, आपके कैरेक्टर्स लाइक यू हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ सिनेमा, ठीक है। आप बड़े पर्दे से लेकर के ओटीटी से लेकर के सब, इसी के लिए मैंने पूछा कि एक वो फिर एक स्टेबिलिटी जब चीज़ें आ जाती है, तो ये इसी से रिलेटेड मेरा वो सवाल था कि आपने बहुत एक्सप्लोर किया है। सो अब आप इन्जॉय करते हैं, जैसे वो ये जैसे स्टार्ट में आप करते थे वनराज के कैरेक्टर, और वो एक क्या चीज़ है जो आपको अभी तक वो रोक के रखी है, लाइक एंड वो पोटेंशियल आपका सेम है अभी तक? अ, जैसे मैंने अभी कहा कि उसकी जो इनहेरेंट, वनराज शाह का एक कैरेक्टर में इनहेरेंट एक क्वालिटी है, वो है उसकी मिस्ट्री। उसी चीज़ ने मुझे रोक के रखा हुआ है। क्योंकि अगर वो मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन उसको कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया गया कि वनराज अब अच्छा ही रहेगा, तो कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो जो मिस्ट्री है, जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है, वही उस कैरेक्टर को और मुझे रोक के रखती है और मिला के रखती है। क्योंकि एज एन एक्टर जिस दिन मैं बोर हो गया, उस दिन ख़त्म हो जाएगा मामला। तो इसलिए मुझे ये जो वनराज शाह का कैरेक्टर है, इट इज़ लाइक इज़ अ ट्रम्प कार्ड फॉर मी एवरी टाइम। तो मैं उसका कब क्या बना के निकालूं, ये ये हमेशा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना, उसका एलिमेंट हमेशा बना रहता है। अच्छा, इंडियन टेलीविज़न की अगर बात करें हम, तो बहुत ही सेंसिटिव ऑडियंस है इंडियन टेलीविज़न में। सो वो जब भी देखते हैं कि लाइक अगर ऐसा कोई ग्रे शेड है तो कमेंट्स में पूरे भरमार कर देते हैं। सो आपको अभी तक का सबसे वियर्डेस्ट कमेंट क्या मिला है और सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है, अगर आप बाहर गए हो या फिर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया हो या फिर कमेंट किया हो आपके inbox? यार वियर्डेस्ट कमेंट तो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाखों की तादाद में आते हैं। और लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। कैरेक्टर को गाली देंगे, फिर उसी में बिना कॉमा बिना पॉज के ये भी लिख देते हैं, बट वी लव यू। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये इज्जत दी है या बेइज्जती करी है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो एक वो उसमें इस तरह के कमेंट्स बहुत आते हैं। बट यस, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, ये भी लाखों की तादाद में मुझे मिले ही हैं शुरू से, विच ऑब्वियसली इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर मी, जब लोग बोलते हैं कि सर ये कैरेक्टर आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था, और जो आपने इस कैरेक्टर के साथ किया है वो और कोई नहीं कर सकता है। तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मुझे लगता है कि ऑडियंस ने उससे रिलेट किया है, और इतना स्ट्रांगली रिलेट किया है कि उनको लगता है कि ये बिलीफ आ जाता है ऑडियंस में कि शायद कोई और इस कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह नहीं प्ले कर सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकता, बट मैं ये कह रहा हूँ मेरे लिए एज एन एक्टर वो बहुत इंकरेजिंग होता है और बहुत इंस्पायरिंग होता है। अच्छा, जितना मैंने आपको देखा है, आपसे जितना आपके जितना सिंपल शायद मैंने किसी को नहीं देखा। ये लाइक आप अगर आपकी बात, चाहे वो आपकी बातें हों, हर चीज़ में सेम कैरेक्टर में अपोजिट चीज़ें आ जाती है। सो वनराज के कैरेक्टर ने कुछ आपके दिमाग को डाइवर्ट किया है, एक आध कुछ पॉइंट या फिर कुछ चीज़ें आपके अंदर अच्छी उसको लेकर के कुछ हेल्प हुई हो आपके अंदर?
प्रोफेशनली या पर्सनली? पर्सनली। पर्सनली कोई फ़र्क तो नहीं आया, बट एक सिमिलैरिटी जो है जो वनराज में और मुझ में है पर्सनल लाइफ में, वो है कि वो जैसे वनराज को दिखाया ना कि वो फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है और वो फैमिली ही सब कुछ है उसके लिए, मैं एग्जैक्टली वैसा हूँ पर्सनल लाइफ में। फॉर मी एवरीथिंग इज़ माई फैमिली एंड आई कुड डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली, सो माई एंटायर फोकस इज ऑलवेज ऑन माई फैमिली, माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द फैमिली, सो दैट इज़ वन सिमिलैरिटी दैट आई हैव विद वनराज शाह। प्रोफेशनली, इवन दो आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं ये कहूँगा कि वनराज शाह एज अ कैरेक्टर प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आया है, बिकॉज आई हैव ग्रोन विद दैट कैरेक्टर एज एन एक्टर, बिकॉज मैंने इतनी सारे एरियाज एक्सप्लोर किए हैं, इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं एज एन एक्टर, सो दैट आई एम एबल टू एग्जीक्यूट वनराज शाह द वे इट शुड बी। तो उसमें मुझे बहुत मदद मिली। अच्छा, आप ये मानते हैं कि टीवी में जो फेम मिलता है वो फिल्म्स में नहीं, लाइक फिल्म उतना नहीं दे पाती है, हमेशा नहीं, मतलब लाइक नो डाउट कि फिल्म्स में भी फिल्म में भी फेम मिलता है, बट टीवी में एक अलग, टीवी का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, आपको लगता है? देखिए, टेलीविज़न जो है वो, टेलीविज़न की ऑडियंस बिल्कुल अलग है। फिल्म्स की ऑडियंस अलग होती है, टेलीविज़न की ऑडियंस अलग होती है। टेलीविज़न वो चीज़ है जो आपको रोज़ चाहिए, और ये एक एडिक्शन की तरह है। दाल रोटी या दाल चावल सब्ज़ी जो इंसान का रोज़ का खाना होता है, टेलीविज़न वो है। ओटीटी और सिनेमा वो है जो आप अपने परिवार को वीकेंड पे लेके जाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चाइनीज़ खिलाने के लिए, बट वो खाना आप रोज़ नहीं खा सकते। और यही बात मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि बहुत डिफरेंस है दोनों में, ऑडियंस में बहुत डिफरेंस है। एक्टर हर जगह एक्टर रहता है, बट मीडियम्स अलग हो जाते हैं, ऑडियंसेस अलग हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बट अगर शो बंद होता है तो वही ऑडियंस 3-4 महीने में वो कैरेक्टर्स भूलने लगती है, बिकॉज समथिंग एल्स टेक्स ओवर। दैट इज़ द फ्लिप साइड ऑफ टेलीविजन। बट फिल्म अगर आप कोई करते हैं, जैसे मैंने खिलाड़ी 420 मेरी पहली पिक्चर थी, एज अ पैरेलल लीड ऑपोजिट अक्षय कुमार, महिमा चौधरी उसमें हमारी हीरोइन थी। वो लोगों को आज भी याद है, और मैं उसमें पुलिस इंस्पेक्टर बना था, वो भी याद है। सिंघम में मैंने स्पेशल अपीयरेंस किया था, इंस्पेक्टर राकेश कदम जो अपने आप को गोली मार देता है, फिर अजय देवगन आके बदला लेता है, व्हाटएवर। वो ये चीज़ जो है वो परमानेंट इम्पैक्ट है लोगों के दिमाग पे, परमानेंटली स्टैम्प होते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म्स और मे बी ओटीटी। पॉपुलैरिटी सब जगह है। टेलीविजन की पॉपुलैरिटी बहुत इसलिए होती है क्योंकि कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी ब्रेक लगेगा तो ऑडियंस उसको भूलने भी लगती है, बिकॉज समथिंग एल्स हैज कम देयर, you understand? So there is always going to be a difference there, but yes, television popularity is huge. I think television actors are doing so well, and so many of them are also doing now OTTs, and they've also been doing films, which is a very very good progress and very good growth for the actors. सेट पे सबके साथ इक्वेशन कैसा है, खास करके हम आपके रील्स देख रहे हैं मदरसा के साथ, सो कैसा आप लोगों का बॉन्ड है, और थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मेरा जो था, मैं टेक्नोलॉजिकली बहुत चैलेंज था शुरू में, तो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह कुछ समझ में नहीं आता था। तो जो ये जनरेशन है इसको इंस्टाग्राम, दे आर चैम्पियंस। तो मदालसा क्योंकि मेरे साथ है, मेरे ऑपोजिट है वो शो में, तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग को रील्स बनानी चाहिए। तो मदालसा ही ने मुझे बहुत कुछ सिखाया इंस्टाग्राम पे, और वो रील्स बनाने पे मैं तो बना नहीं पाता हूँ, ना एडिट कर पाता हूँ। वो लोग बनाते भी हैं, एडिट भी करते हैं, सब कुछ उनका जिम्मा होता है, तो मुझे खाली एक्टिंग करनी होती है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है वो। तो मदालसा कॉन्सेप्ट लेके आती है, फिर हम लोग को शूट करते हैं, फिर वो एडिट करती है और डालती है, और हम लोग उसका जो रिस्पॉन्स है वो इन्जॉय करते हैं। पीपल एक्चुअली लाइक आर रील्स अ लॉट। हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिले हैं। हमारी एक रील थी जो जिसमें मैं उसको डांस, वो गाने पे उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कुछ 1,30,00,000 व्यूज़ आए, उससे ऊपर चले गए बल्कि। तो मुझे लगा कि यार ये तो कमाल है, मतलब दिस दैट इज़ एंड इट्स फॉर रियल यार, इट्स रियल दैट सो मेनी पीपल आर एक्चुअली वॉच्ड इट। तो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज इट हेल्प्स, बिकॉज पीपल लाइक टू वॉच इट, एंड ऑब्वियसली योर ऑडियंस ऑल्सो ग्रोज। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बट आपने अपना लक ट्राई क्यों नहीं किया, लाइक वाई नॉट, लाइक आपने इसको लेकर के आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया बॉलीवुड में सिंगिंग को लेकर? देखिए, बॉलीवुड में मैं अगर गाऊंगा तो मैं अपने लिए गाऊंगा, मैं किसी और के लिए प्लेबैक शायद ना करूं, बिकॉज दैट इज़, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरा मतलब वो मेरा एम नहीं है लाइफ में। बट पर्सनली आई हैव बीन प्लानिंग समथिंग जो
मेरा खुद का गाना, तो बहुत जल्दी आई एम होपफुल दैट आई विल बी एबल टू गिव सम गुड न्यूज़ टू द पीपल एंड टू ऑल माई ऑडियंसेस हु लव माई सिंगिंग। तो उनको एक अच्छी न्यूज़ मैं देने वाला हूँ बहुत जल्द। एक बैंड की भी शुरुआत की थी, बैंड ऑफ बॉयज़ की, उस वो भी लाइक उसके उनके साथ भी आपने कंटिन्यू किया। व्हाट वाज द रीज़न जिसको लेकर के अभी काफ़ी चर्चे में भी चीज़ें चल रही थी, सो उसके बारे में थोड़ा सा। बैंड ऑफ बॉयज़ के साथ मैंने 3-4 साल बिताए, और हम लोगों ने एक एल्बम साथ में किया था जो हमारा पहला एल्बम था। उसके बाद हमने एक फ़ीचर फिल्म भी बनाई जो ईरोस ने रिलीज़ की थी। तो हमने बहुत समय साथ में बिताया, बट एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि शायद क्योंकि मैं उससे पहले एक्टिंग कर रहा था और आई वॉज मेकिंग गुड मनी टू बी एबल टू डू वेल, तो बैंड में धीरे धीरे करके जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो डिटीरियरेट हो रही थी। सो आई टुक अ प्रैक्टिकल डिसीजन कि यार मुझे वापस एक्टिंग करनी चाहिए, वापस मुझे अपने प्रोफेशन पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज बैंड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी। ऑल्दो वी वर सक्सेसफुल ग्लोबली, हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे, हर जगह हम लोग को बुलाया जाता था। अगर शायद ये बैंड वेस्ट में होता, कहीं पे यूएस में होता, तो शायद हम लोग अपना अपना प्राइवेट प्लेन लेके घूम रहे होते, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई। इसलिए मुझे एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ा, बट सिंगिंग एक पैशन है जो हमेशा रहेगा और मैं उसको परस्यू करता रहूँगा। सो यू रिग्रेट ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन? आई डोंट रिग्रेट एनी डिसीजन इन माई लाइफ, बिकॉज आज तक जो भी मेरे साथ हुआ है, जो मैंने किया है, शायद वही वजह है कि आज मैं जो हूँ वो हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग माई सेल्फ। आप नेपोटिज्म को लेकर के काफ़ी बीच में पहले बहुत बातें थी। डू यू बिलीव इन लाइक इन दैट, और आपको लगता है कि नहीं चीज़ें शायद से हैं ऐसी, और कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाता है, लाइक बॉलीवुड में कहीं ना कहीं चीज़ें बायस्ड है? देखिए, ये चीज़ तो बहुत एविडेंट है और मुझे लगता नहीं कि ये सवाल बनता भी है, क्योंकि नेपोटिज्म तो है ही। और नेपोटिज्म बहुत नेचुरल है, क्योंकि कोई भी अगर प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है जो सालों से फिल्में बना रहे हैं, जिन्होंने हज़ारों फिल्में बनाई हैं, एंटरटेनमेंट दिया है, अगर उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा सेलिब्रिटी बने, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो वो लोग उन बच्चों को मौका देते हैं, अपने बच्चों को मौका देते हैं, अपने भाई बहनों को मौका देते हैं, और क्यों ना दें। अगर कल को मैं अपने बेटे को मौका दे रहा हूँ या मैं अपने बेटे के लिए कोई फिल्म बना रहा हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू बी नेचुरल दैट आई वांट माय सन टू डू वेल इन इंडस्ट्री। तो नेपोटिज्म है, बट नेपोटिज्म को आप नेगेटिव लाइट में देखें या पॉजिटिव लाइट में देखें, ये आपके ऊपर है। बट येस, हैविंग सेड दैट, बहुत सारा टैलेंट है जो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आता है, और उस टैलेंट को हमें रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी 99% अगर आप देखेंगे तो जितना टैलेंट है वो बाहर से आया है। और वो शायद इसलिए कि जो भी लोग बाहर से आते हैं वो बहुत भूखे होते हैं और बहुत हंग्री होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, और उन लोगों को मौका देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस तरह का कोई भी एक दायरा बन जाता है जिसमें प्रोड्यूसर्स या जो फिल्म इंडस्ट्री के जो जो पावरफुल लोग हैं, अगर वो उस दायरे में बाहर वालों को नहीं एंट्री देंगे, तो ये मेरे ख्याल से गलत बात है, क्योंकि बाहर के टैलेंट को हमको बहुत ओपन आर्म से एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, बिकॉज बहुत टैलेंट है और हमें उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री ग्रो कर सके। रियलिटी शोज़ को लेकर के कोई प्लान आपको कि और आपका फेवरेट रियलिटी शो कौन सा है? मैं रियलिटी शोज देखता ही नहीं हूँ एक्चुअली, बिकॉज आई आई एम नॉट वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स वॉचिंग, बट कभी कभार जब कोई सिंगिंग रियलिटी शोज आते हैं तो वो मैं कभी कभार देख लेता हूँ अगर मैं फ्री रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं रियलिटी शोज ऐसे देखता नहीं हूँ। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ रियलिटी शोज, बिकॉज रियलिटी शोज हैव द मैक्सिमम ड्रामा, उसमें कुछ भी रियल नहीं होता है 99%। तो आई डोंट लाइक टू वॉच रियलिटी शोज, और आई डोंट थिंक आई कैन आई इफ आई एम ऑफर्ड टू होस्ट अ रियलिटी शो तो मैं डेफिनेटली होस्ट करूँगा, बट टू बी टेकिंग पार्ट इन इट एज अ कंटेस्टेंट, आई डोंट थिंक दैट इज एवर गोइंग टू हैपन। अच्छा, होली भी ऑन द वे है, सो क्या प्लान्स है होली के? आप कैसे स्पेंड करने वाले हैं होली? बस होली के दिन दिल मिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो देख रहे हैं कि कहीं हमारे कुछ लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं कुछ करने का, अगर वो प्लान बन गया तो फिर हम लोग होली खेलेंगे रंगों से और पानी से, खूब मज़े करेंगे। जाते थे अपने ऑडियंस और फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप फिटनेस को लेकर के क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिकॉज हमने आपको देखा है लाइक यू आर बीन कंसिस्टेंट विद योर फिटनेस, लाइक आप फिटनेस को लेकर के काफ़ी ध्यान देते हैं। हाँ, फिटनेस को देखिए, फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए हमेशा से बड़ी ज़रूरी मानी गई है। तो मैं सबसे पहले ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि फिटनेस फिजिकल ही नहीं होती है, फिटनेस मेंटल भी होती है। तो मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेसेस पे, दोनों हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और जो भी चीज़ आप वो करें वो ऐसी करें जिससे आपको पहले आप मेंटली अपने आप को हेल्दी बना सकें, क्योंकि फिजिकल हेल्थ तो आप फिर बना ही लेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन आर स्टेट ऑफ माइंड एंड आर मेंटल हेल्थ, एंड
thereafter your physical health, because this is the most important. If you're not mentally healthy, you can never be physically healthy, and you can never really ever do anything if your mind is not in the right place. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहें और सारी आपकी विशेष पूरी हो। थैंक यू सो मच।